Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in Department of History। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 1935 के अधिनियम की विशेषताएं बताई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने 1935 के अधिनियम के अंतर्गत परिवर्तन बताए थे और आज हम लेंगे 1935 का अधिनियम ही उसके अंतर्गत संघ योजना के दोष तथा 1935 के अधिनियम की समीक्षा। तो पहले हम ले रहे हैं संघ योजना के दोष। पहला है देशी रियासतों का मिलना अनिवार्य न होना। उस समय भारत में 500 से अधिक रियासतें विद्यमान थीं। ब्रिटिश प्रांतों को संघ में मिलना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों को संघ में मिलना ऐच्छिक था। देश के 45% भाग पर एक तरह का शासन था और 55% भाग पर विभिन्न प्रकार का शासन था। इस अंतर को ब्रिटिश सरकार ने अपने हित के लिए बनाए रखा, पर वह संघीय सरकार के अहित में था। दूसरा, संघीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व अनुपात सही न होना। समस्त भारत की आबादी का 28% देशी रियासतों में रहता था, जबकि उन्हें उच्च सदन में 2/5 और निम्न सदन में 1/3 के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्रस्तावित था। तीसरा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव न कराकर उनके नरेशों द्वारा उनका मनोनयन किया जाने का प्रावधान अनुचित था। चौथा, संघीय विधानमंडल की शक्तियों को नियंत्रित किया गया था। पांचवा, केंद्रीय विधानमंडल पर गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश संसद का अत्यधिक नियंत्रण का प्रावधान रखना। छठा, गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार देना भी संघीय सरकार के विरुद्ध था। सातवां, प्रांतों पर केंद्र का कड़ा नियंत्रण बनाए रखना भी अनुचित था। आठवां, इस संविधान से सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिलता था। नवां, इस अधिनियम के संबंध में सबसे प्रमुख बात यह कही जाती है कि इस जटिल एवं कठोर संवैधानिक दस्तावेज में जितनी धाराएं सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में उल्लेखित हैं, उनसे अधिक गवर्नर जनरल व गवर्नर के विशेष अधिकारों के संबंध में उल्लेखित हैं। इसीलिए कांग्रेस ने इस अधिनियम की कटु आलोचना की थी। मोहम्मद जिन्ना ने भी इस संविधान की कटु आलोचना की थी। अब समीक्षा इसके दोष की। सबसे दुखद पक्ष यह था कि 7 वर्षों की बहस, चर्चा, अध्ययन, सम्मेलन, समितियों की एक रिपोर्ट के उपरांत जिस भारतीय संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया, वह एक मरीचिका ही सिद्ध हुई। भारतीय संघ अस्तित्व में ही नहीं आ सका। वाद विवाद के वातावरण में ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसके स्थगित हो जाने की घोषणा कर दी। अब हम लेंगे 1935 के अधिनियम की समीक्षा। निस्संदेह 1935 का अधिनियम भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान करने के संदर्भ में एक ठोस कदम था। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर इसने भारत सचिव को तथा उसकी परिषद के सदस्यों को परामर्शदाताओं के रूप में परिणीत कर दिया था। इंडिया ऑफिस का व्यय भी ब्रिटिश कोष पर लाद दिया था। ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को एक संघ में पिरोने का प्रयास किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्ततापूर्ण शासन स्थापित भी कर दिया गया था। इन सब गुणों के होते हुए भी 1935 के अधिनियम की कटु आलोचना की जाती है और इसके लिए कुछ तर्क भी दिए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, संरक्षण की अत्यधिक व्यवस्था। 1935 के अधिनियम में संरक्षण की व्यवस्था इतनी अधिक उपलब्ध बना दी, जो कि प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं होती। इसके अलावा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार इतने प्रदान कर दिए कि शासन का वास्तविक संचालन व नियंत्रण उन्हीं के हाथों में चला गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त मंत्रियों के अधिकारों में कमी हो गई। दूसरा है संघीय शासन में त्रुटियां। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को मिलाकर जो संघ निर्माण की योजना बनाई गई थी, वह बड़ी दोषपूर्ण थी। ब्रिटिश प्रांतों का इस संघ में मिलना अनिवार्य रखा गया तथा देशी राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया। देशी राज्यों के नरेश पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। वह अपने स्वामी ब्रिटिश सम्राट को किसी भी प्रकार से नाराज करने का साहस नहीं जुटा सकते थे।
प्रांतों को इस अधिनियम से पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, जबकि केंद्र में द्वैध शासन अर्थात डायरकी की स्थापना की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1935 के संविधान में प्रांतों के द्वैध शासन के कटु अनुभवों के उपरांत भी इसे केंद्र में स्थापित करने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को इतने विशेष अधिकार स्वीकृत कर दिए गए कि केंद्रीय मंत्री सर्वथा पंगु हो गए थे। यद्यपि बहुत से महत्वपूर्ण विषयों का हस्तांतरण कर दिया गया है और मंत्रियों को सौंप दिया गया है जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, किंतु वे सुरक्षा तथा अन्य उपायों द्वारा चारों ओर से इस प्रकार घेर दिए गए हैं कि एक मंत्री के लिए इस भूल भुलैया के मध्य से स्वतंत्रता पूर्वक और सुरक्षित रीति से निकलना कठिन हो जाएगा। ये कहा था शफात अहमद ने केंद्र में द्वैध शासन की आलोचना करते हुए कहा था। नेक्स्ट है चौथा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा। 1935 के अधिनियम में भी ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान रखे थे जिनसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। मुसलमानों को तो पृथक निर्वाचन का अधिकार सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात कम्युनल इलेक्टोरेट से मिल गया था, पर सिख, ईसाई और हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत मिल गया। मुस्लिम लीग ने इस अधिनियम की सराहना करते हुए अपने लिए अलग राज्य की मांग रख दी। इससे मुंशी इकबाल और रहमत अली को उनकी मुरादें पूरी होने की संभावना दृष्टिगत होने लगी। 1938 में मोहम्मद जिन्ना ने देश के विभाजन की बात रखी और 1940 में उसने हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग नेशन बताना शुरू कर दिया। परिणामतः 23 मार्च 1940 को लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया। नेक्स्ट पांचवा, भारतवासी संविधान में संशोधन करने से वंचित। इस संविधान में भारतवासियों को संशोधन करने व परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय संविधान 1935 में संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही दिया गया। यह लोकमत के सिद्धांत के विरुद्ध था। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम के संविधान को सड़ा गला बताते हुए लिखा था कि ये मूलतः बुरा और पूरी तरह से स्वीकार न करने के योग्य है। नेक्स्ट छठा, संघीय व्यवस्था का अराष्ट्रीय होना। सर शफात अहमद खान ने संघ की संरचना को अराष्ट्रीय बताते हुए लिखा है कि यह एक राष्ट्रीय असेंबली न होकर देशी राज्यों तथा प्रांतों का एक लघु राष्ट्र संघ होगा। सातवां, देश की सुरक्षा तथा विदेशी मामले संघ सरकार के नियंत्रण से बाहर होना। ये दोनों ही विषय एक देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु 1935 के सुधार अधिनियम के अंतर्गत भी ये दोनों विभाग भारत की संघीय सरकार को नहीं सौंपे गए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1935 के अधिनियम में कई कमियां थीं। औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार करना तो दूर, यह अधिनियम भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन ही प्रदान नहीं करा सका। अतः सिद्धांततः 1935 का संविधान त्रुटिपूर्ण और अभावों से युक्त था। संघीय योजना के कुछ और भी दोष थे जो इस प्रकार से हैं। पहला, संघ की इकाइयों के क्षेत्रफल में भारी असमानता थी। दूसरा, ब्रिटिश प्रांतों को इसका सदस्य बनाना अनिवार्य था। तीसरा, ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरों के प्रांत व देशी रियासतों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित थीं। चौथा, प्रांतों के विधान मंडलों के निम्न सदन को प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली रखी गई, जबकि केंद्र में संघीय सभा के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई। पांचवा, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संशोधन का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को न देकर ब्रिटिश संसद को दिया गया। छठा, देशी रियासतों के प्रतिनिधि निर्वाचित न होकर वहां के शासकों द्वारा मनोनीत होकर आने थे। सातवां, संघीय विधानमंडल को अनेक सीमाओं से नियंत्रित कर उसे निर्बल बना दिया था। आठवां, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को काफ़ी शक्ति संपन्न कर रखा था। तो ये थे 1935 के अधिनियम की समीक्षा के दोष। अब हम लेंगे निष्कर्ष। उपरोक्त कमियों के रहते हुए भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपने 2 वर्ष के
कार्यकाल में जनता के भले के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मजदूरों के भले के लिए मजदूरों के वेतनों में वृद्धि की गई। मजदूर और मिल मालिकों के झगड़े तय किए गए। श्रमिक आंदोलनों में तेजी आ गई। शराबबंदी और नशीली दवाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार का प्रयास किया गया। भारतीय मंत्रियों के इन उदारवादी कार्यक्रमों को देखते हुए H.V. हडसन ने इस अधिनियम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास में नवीन युग का सूत्रपात किया और राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण एवं साहसिक कार्य था। हालांकि इसके उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। हालांकि केंद्र में संघीय सरकार की स्थापना नहीं हो सकी थी, तथापि प्रांतों में संसदीय व स्वशासन स्थापित करने का अवसर इस अधिनियम ने अवश्य प्रस्तुत किया। H.V. हडसन उस संक्रमण काल में भारत के गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार था, अतः उसके द्वारा की गई यह टिप्पणी महत्वपूर्ण समझी गई। तो ये था 1935 का अधिनियम, उसके दोष और 1935 के अधिनियम की समीक्षा।